नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी जैसी आदि एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है सत्य नहीं है, यानी जो इसका आंसर होगा वो नहीं में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन से, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है, वह सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य सरकारी पद के लिए अयोग्य है, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। He is appointed by the president. His salary is equal to that of the judge of the Supreme Court of India. He is disqualified for any further government office after retirement. He can be removed by the president of India. और इसका सही उत्तर होगा, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। He can be removed by the president of India. तो एक्चुअल में होता क्या है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। उनका रिमूवल केवल और केवल जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उन्हीं की तरह ही उनको रिमूव किया जा सकता है उनके पद से। बाकी जो स्टेटमेंट है, यानी कि बाकी जो ऑप्शन है, जैसे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो एकदम सही है कि उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनकी जो सैलरी है उसी के बराबर है जो सैलरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उनके बराबर, मतलब उनके सैलरी के बराबर है। तो ये भी सही है। और रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग्य रहेंगे, ये भी सही है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, कि उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये हकीकत में राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाए जा सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अंडर विच आर्टिकल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150 या अनुच्छेद 151। आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 या आर्टिकल 151। और इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 148, यानी अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 मोटे तौर पर सीएजी मीन्स कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। मीन्स आर्टिकल 148 ब्रॉडली डील्स विद द कैग अपॉइंटमेंट, ओथ एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके कार्यालय से किस प्रकार हटाया जा सकता है। The Comptroller and Auditor General of India can be removed from his office in like manner as। ऑप्शन से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है उनको, या फिर भारत के राष्ट्रपति की तरह, या फिर महान्यायवादी की तरह, या फिर राज्यों के राज्यपाल की तरह ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह, यानी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन में एक संबोधन के बाद पारित राष्ट्रपति के आदेश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है। मतलब अगर कैग को पद से हटाना हो तो सबसे पहले जरूरी क्या है, राष्ट्रपति का आदेश, वो भी संसद के दोनों सदनों के संबोधन के बाद ही। और ये तभी होगा जब उस समय पूर्ण बहुमत, यानी कि जो भी सदस्य हैं वहाँ पे
उनका बहुमत और उस बहुमत का समर्थन होना चाहिए, या फिर 2/3 कम से कम 2/3 जो सदस्य हैं वो वहाँ प्रेजेंट हो और उनका वोट हो, तभी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि कैग को। और किस ग्राउंड पे? तो ग्राउंड है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर ये प्रूफ हो जाए कि वो अक्षम है और कदाचार से लिप्त है, तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। और हटाने के लिए मेजोरिटी चाहिए, संबोधन चाहिए और प्रेसिडेंट का आदेश चाहिए। हमारा अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है? Which one of the following duties is not performed by Comptroller and Auditor General of India? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं निभाया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा ड्यूटी है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनके द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? ऑप्शन से, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खातों से सभी व्ययों का ऑडिट और रिपोर्ट करना। भारत की संचित निधि से सभी व्ययों का ऑडिट और रिपोर्ट करना। सभी व्यापारिक विनिर्माण लाभ और हानि खातों का ऑडिट और रिपोर्ट करना। मीन्स टू कंट्रोल द receipt and issue of public money and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer. To audit and report on all expenditure from the contingency funds and public accounts. To audit and report on all expenditure from the Consolidated Fund of India. To audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss accounts. और इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। Means you control the receipt and issue of public money and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा काम है, ये ऐसा कार्य है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नहीं निभाया जाता है, मीन्स नहीं परफॉर्म किया जाता है। बाकी 3 जो है, यानी कॉन्टीजेंसी फंड्स जो है उसके एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना और रिपोर्ट करना, यानी कि आकस्मिकता निधि, या फिर जो पब्लिक अकाउंट है उसकी निधि जो है उसके व्यय को ऑडिट करना और रिपोर्ट करना, या फिर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है यानी कि संचित निधि है उसके व्यय को ऑडिट करना और रिपोर्ट करना, ये भी उनका कार्य है। या फिर सभी व्यापारिक विनिर्माण या लाभ हानि खातों को ऑडिट करना या रिपोर्ट करना, यानी कि BCD ऑप्शंस बिल्कुल सही है और ये कार्य परफॉर्म किया जाता है हमारे कैग के द्वारा। बाकी जो ए ऑप्शन में है पब्लिक मनी के बारे में, तो ये सार्वजनिक है, तो सार्वजनिक में उनका कोई भी कार्य नहीं निभाया जाता है। और ये कुछ निधि है जो जानना जरूरी है आप सबको। पहला है भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा है आकस्मिकता निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और तीसरा है सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट्स। और संचित निधि इसके लिए बहुत ज़रूरी है संसदीय प्राधिकार का, यानी कि अगर खर्च इसमें से कुछ भी करना हो तो इससे पहले ज़रूरी है संसद का परमिशन, संसद से परमिशन लेना। और आकस्मिकता निधि मतलब कॉन्टीजेंसी फंड से अगर खर्च करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम संसद का परमिशन लें, उससे पहले ही हम लोग खर्च कर सकते हैं और फिर बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आकस्मिकता निधि यानी कि ये निधि ऐसी निधि है जिसको हम लोग अर्जेंसी यानी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अचानक से पड़ जाए भारत पे, तब इसको हम व्यय कर सकते हैं। और तीसरा है सार्वजनिक खाता, इसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि संसद का परमिशन हो। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 क्लॉज 1 के अंदर आता है। आकस्मिकता निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 क्लॉज 1 के अंदर आता है। पब्लिक अकाउंट यानी सार्वजनिक खाता आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के अंदर आता है। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाला बात है कि कॉन्टीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिकता निधि जो है वो तभी खर्च होगा जब बहुत ही इमरजेंसी हो भारत को लेकर, तभी प्रेसिडेंट के द्वारा उसको
व्यय किया जाएगा, उस निधि में से पैसे निकाला जाएगा, खर्च किया जाएगा, वो भी बिना परमिशन के। किसके परमिशन के? संसद के। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, बिना संसद के परमिशन से उस निधि से कोई भी व्यय नहीं हो सकता है। कैग के कार्य और शक्तियाँ। कैग के कार्य और शक्तियों को देख लीजिए आप। संविधान का अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कैग को लेकर बताया गया है। कैग भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है, की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ-साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ-हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्यों के राजस्व वित्त पोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों की आय व्यय का परीक्षण करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय। केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे, उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। तो क्या अपना रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति संसद के टेबल पे उस रिपोर्ट को रख देता है। किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। अगर राज्य का बात हो तो उस राज्य के राज्यपाल को ऑडिट सौंपता है, और राज्यपाल क्या करता है, उस राज्य का विधानमंडल जो होता है उसके समक्ष उस ऑडिट को, उस रिपोर्ट को रखता है, और उसकी उस रिपोर्ट को जो संसद में रखा जाए या फिर विधानमंडल में रखा जाए, उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी को दे दिया जाता है, और फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पैक उसको या फिर उसका परीक्षण आगे का करता है। और संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करता है। हमारा अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया also acts as a guide, friend and advisor to which one of the following? तो ऑप्शन से भारत के राष्ट्रपति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या नन ऑफ द अबव? और इसका सही उत्तर होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति बेसिकली जो भी क्या एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट जो उस रिपोर्ट को संसद के आगे रखते हैं, तो इसी रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करता है, जांचता है आगे की ओर। और एस्टीमेट कमेटी क्या है? प्राक्कलन समिति। पूरी तरह से इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से ही लिए जाते हैं, और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुछ लोकसभा से और कुछ राज्यसभा से इसके मेंबर्स होते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मेन अध्यक्ष यानी कि जो चेयरमैन होता है, वो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। और लोक लेखा समिति है क्या? तो लोक लेखा समिति को हमारी समिति प्रणाली में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है एवं प्रथम बार 1921 में गठित की गई थी। समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं तथा राज्यसभा के 7 सदस्य इससे संबंध होते हैं। अध्यक्ष को इसके सदस्यों में से समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार है। यहाँ अध्यक्ष कहने का मतलब है स्पीकर, यानी लोकसभा के स्पीकर ही सिर्फ और सिर्फ पावर रखते हैं कि इसके यानी कि पैक यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को चुन सकें, उसको नियुक्त कर सकें। लोक लेखा समिति का गठन प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा भारत सरकार के व्यय के लिए संसद द्वारा दी गई राशियों के विनियोग, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखों एवं संसद के समक्ष रखे गए अन्य लेखों जिन्हें समिति उचित समझे, जैसे स्वायत्त एवं अर्ध स्वायत्त निकायों के खातों की जांच के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है?
Which one of the following has the ultimate responsibility to take appropriate action on the comments of the Comptroller and Auditor General of India? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या भारत के राष्ट्रपति। और इसका सही उत्तर होगा पार्लियामेंट, मतलब संसद। संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत की जाती है? The reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the Union are submitted to which one of the following? संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन से प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। और इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कैग कोई भी रिपोर्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है, उनको दी जाती है, उनको सौंपा जाता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, उसको टेबल करते हैं कहाँ पे, तो संसद में। तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 151 में क्या है, तो ऑडिट रिपोर्ट्स यानी द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ 151 में ही कहा गया है कि जो भी रिपोर्ट होगा कैग का वो किसको सौंपा जाएगा, सबमिट किया जाएगा प्रेसिडेंट को। और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को रख देंगे। और फिर पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाएगा और उसका अध्यक्ष जो होगा कौन होगा, अपोजिशन पार्टी का लीडर। और फिर वही पैक इस रिपोर्ट को जांचेगा। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन से 4 साल, 5 साल, 6 साल या 1 साल। और इसका सही उत्तर होगा 6 साल। एक कैग का टेन्योर जो होता है 6 साल या 65 वर्ष। 6 साल या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उस तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिस दिन वो ऐसा पद ग्रहण करेगा, बशर्ते कि 6 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो वह पद छोड़ देगा। ऐसा कार्यालय उस तारीख को जिस दिन वो उक्त आयु प्राप्त कर लेता है। Means the Comptroller and Auditor General of India shall hold office for a term of 6 years from the date on which he assumes such office, provided that when he attains the age of 65 years before the expiry of the said term of 6 years, he shall vacate such office on the date on which he attains the said age. अगला सवाल है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? Who was the first Comptroller and Auditor General of India? Who was the first Comptroller and Auditor General of India? ऑप्शन से वी नरहरि राव, ए के चंदा, ए के रॉय या मुकुल रोहतगी। और इसका सही उत्तर होगा वी नरहरि राव। वी नरहरि राव भारत के सबसे पहले कैग रहे हैं 1948 से लेकर 1954 तक। हमारा अगला सवाल है, अभी मौजूदा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? मीन्स इनकम्बेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत के अभी? ऑप्शन से गिरीश चंद्र मुर्मू यानी जीसी मुर्मू, राजीव महर्षि, शशिकांत शर्मा या विनोद राय। और इसका सही उत्तर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू अभी आज तक के डेट में कैग है हमारे भारत के। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एग्जाम के व्यू पॉइंट से, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में शेयर जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।